हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। तो आज हम रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में हम इसके कई सारे सवाल करेंगे। कई पार्ट में ये टॉपिक पूरा होगा हमारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। और इसके सूत्र के बारे में हमने समझना है कि सूत्र हमने रटना नहीं है, सूत्र को याद रखने की एक ट्रिक आपको बताएंगे। और इससे महत्वपूर्ण जो सवाल हैं सभी सवाल करेंगे हम। तो कई पार्ट में ये हम टॉपिक करने वाले हैं। तो आपने एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। यदि हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु की बात करते हैं तो इसमें घन और घनाभ में अंतर क्या है? घनाभ में भी 6 फलक होती हैं, घन में भी 6 फलक होती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रूम में खड़े हैं, तो उस रूम में आप सभी दीवारों को देखते हैं, छत को देखते हैं, पैंदे को देखते हैं। तो 6 फलक होगी हमारे पास, 4 दीवारें और 6 फलक होगी। तो यदि उस कमरे की प्रत्येक दीवार आपको वर्गाकार नज़र आती है, मतलब प्रत्येक दीवार सेम वर्ग है, सभी दीवारें छत और पैंदों को मिला के चारों दीवारें और छत और पैंदा सेम वर्गाकार नज़र आती हैं आपको, तो इसका मतलब वो घन है। और यदि आमने सामने की दीवारें, मतलब प्रत्येक दीवार आयताकार नज़र आती है, तो वह घनाभ है। और घनाभ की आमने सामने के आयत आपस में समान होते हैं। तो इसका मतलब कितने आयत हो गए घनाभ में? 6 आयत हो गए। लेकिन 6 में से 3 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि आमने सामने के दोनों आयत सेम हैं, 2 कॉमन आ गया। उसके बाद छत और पैंदा सेम होता है, फिर दूसरी आमने सामने की दीवारें सेम होती हैं, आयताकार। तो घनाभ में आयताकार फलक होते हैं, घन में वर्गाकार फलक होते हैं। तो आइए हम इनके सूत्र की बात कर लें। तो सूत्र में आयतन का सूत्र आपको याद करने की रखने की ज़रूरत नहीं है। आयतन के सूत्र में आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे इसमें हमारे पास घनाभ है, घनाभ में ये होगी हमारी लंबाई L, और ये होगी हमारी चौड़ाई B, और ये होगी हमारी ऊंचाई H। तीनों अलग अलग होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और घन में तीनों सेम होंगी, घन में तीनों सेम होंगी। जैसे एक भुजा A है तो दूसरी भी क्या होगी? A होगी, और तीसरी भी क्या होगी? A होगी, क्योंकि घन में वर्गाकार होती हैं दीवारें। तो इसलिए ये दोनों घन और घनाभ हो गया। अब आयतन का सूत्र मान लीजिए आप। तो आयतन का सूत्र हमें याद करने की, कोई भी सूत्र हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आकृति का कोई भी आयतन, किसी भी आकृति का आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको सूत्र याद नहीं रखना होगा। सिर्फ आपने इतना सा देखना है कि जब हम किसी आकृति का आयतन निकालते हैं तो आयतन का मतलब होता है सभी सीधी कोरों का गुणा कर दे। उस आकृति की जितनी भी सीधी कोर है, सीधी भुजा है, सबका आपस में गुणा कर दो तो आयतन निकल जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी आकृति का आपने आयतन निकालना है तो उसकी सारी सीधी कोरों का गुणा करना है। तो आइए हम घनाभ का आयतन देखते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हमारे पास सभी सीधी कोरों का गुणा करना है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो एक सीधी कोर इसकी लंबाई होगी, दूसरी सीधी कोर इसकी चौड़ाई होगी, और तीसरी सीधी कोर इसकी ऊंचाई होगी। मतलब घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऐसे ही हम घन की बात करें तो घन में भी आपको बताया, किसी भी आकृति का सूत्र बनाना है आपने, आयतन का सूत्र फॉर्मूला बनाना है वॉल्यूम का, तो सभी सीधी कोरों का इंटू करना है, बस। आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं। तो घन का आयतन है, तो मतलब घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन सभी सीधी कोर, तो इसकी सभी सीधी कोर क्या है? एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो तीनों का गुणा कर देंगे, A इंटू A इंटू A, मतलब सूत्र बन जाएगा A की क्यूब। इसी प्रकार से यदि हम बेलन की बात करें तो बेलन एक ऐसी आकृति है जिसका ऊपरी सिरा और आधार जो है दोनों सेम वृत्त होते हैं, सर्वांगसम वृत्त होते हैं, सेम वृत्त होते हैं, तो वो आकृति बेलन होती है। तो बेलन के आयतन की बात करें तो इसमें जिस आकृति में वृत्ताकार भाग हो तो उसके सीधी कोरों को जब गुणा करेंगे, हम सभी सीधी कोरों को लेंगे, उसके साथ साथ हमें पाई भी लेना है।
जैसे जिन आकृतियों के साथ वृत्ताकार भाग लगे होते हैं उनमें पाई आएगा और बाकी सारी सीधी कोर आ जाएगी। तो बेलन की बात करें तो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन में आप देखेंगे, देखिए आप, क्योंकि वृत्ताकार भाग है तो पाई आ गया, क्योंकि वृत्ताकार भाग है आकृति में पाई आ गया, इनटू सभी सीधी कोर लेनी है। एक सीधी कोर नीचे वाली त्रिज्या, ठीक है, दूसरी सीधी कोर ऊपर वाली त्रिज्या, ठीक है, और तीसरी सीधी कोर ऊंचाई। तो इसका मतलब बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। इसका अर्थ है बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब आपको ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी बेलन, घन, घनाभ, शंकु की बात होती है तो आप सूत्र बना सकते हैं, आपको सूत्र याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शंकु की बात करते हैं। तो शंकु में शंकु का आयतन कैसे बनाएंगे, शंकु का आयतन रटना नहीं है हमने। तो शंकु में वृत्ताकार भाग है, शंकु का आधार वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार भाग है तो आपको पता है कि पाई लगा देना है हमने इनटू में। फिर इसकी सभी सीधी कोर लेनी है। तो आप देख लें कि सीधी कोर कौन सी है, एक तो आर हो गया। अब शंकु के बारे में देखिए, शंकु क्या होता है यहाँ देख लेते हैं हम। शंकु होता है यहाँ, इस शंकु के ऊपर हम इस प्रकार से बना रहे हैं। शंकु होता है बेलन का 1/3। तो शंकु का तो सीधा ही याद रखना है आपने, शंकु होता है बेलन का 1/3। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, शंकु बेलन का 1/3 होता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो शंकु बेलन का 1/3 होता है तो हम सीधा ये देखेंगे 1/3। तो बेलन का हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु बेलन का 1/3 होता है। तो इस प्रकार हमें आयतन याद रट के जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी किसी भी आकृति की सभी सीधी कोरों को गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। या यूँ समझ लें, जिन आकृतियों में वृत्ताकार भाग हैं तो पाई इनटू सभी सीधी कोरें। तो शंकु की बात करें तो शंकु बेलन का 1/3 होता है, तो इसका आयतन सीधा ही बन जाएगा। आइए हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में हमने 2 सीधी कोरों का गुणा करना होता है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 सीधी कोरों का इंटू करना होता है। तो आइए हम घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ में कितने भाग होते हैं, घनाभ में 6 भाग होते हैं। तो आप देखेंगे 6 भाग हैं। तो पहला भाग LB मतलब सीधी कोर है, फिर दूसरा भाग का निकालेंगे हम, सभी को जोड़ देंगे हम, दूसरे भाग का निकालेंगे तो दूसरे भाग में क्या आ जाएगा, BH आ जाएगा हमारे पास। तो दूसरे भाग का आ गया BH, B इंटू H सीधी कोर 2 होगी। इसी प्रकार से तीसरा भाग HL आ जाएगा हमारे पास। तो अब आप देखेंगे कि ये तो 3 ही आयत हुए और घनाभ में कितने आयत होते हैं, 6 आयत होते हैं। ये 3 आयत हो गए, तो 3 आयत हो गए। आमने सामने के आयत सेम होते हैं तो मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, 2 प्लस यहाँ भी 2 प्लस यहाँ भी 2, क्योंकि ये 2 आयत आमने सामने के, ये 2 आयत आमने सामने की, ये 2 आयत शत और पैंदा। तो इस प्रकार से घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इस प्रकार से घनाभ का आयतनीय क्षेत्रफल हम बना सकते हैं। क्षेत्रफल में 2 सीधी कोरों का गुणा करना होता है। तो घन की भी 2 सीधी कोरों का A इंटू A कर देंगे तो ये आएगा A इंटू A, मतलब A की क्या हो जाएगी, स्क्वायर। ये तो एक दीवार आ गई, तो घन में कितनी दीवार होती हैं, 6 होती हैं। तो 6A स्क्वायर, मतलब घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल घनाभ का, और घन का क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। इसी प्रकार से बेलन के क्षेत्रफल की बात करें तो बेलन का क्षेत्रफल, एक तो जो वृत्ताकार जिनमें भाग होते हैं तो उसमें 2 क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं, एक वृत्तों के साथ, एक वृत्त के बिना। वृत्त के बिना मतलब जैसे ये मार्कर है, इसमें वृत्त के बिना ऊपर वृत्त और नीचे वृत्त को छोड़ दें तो ये साइड का जो भाग है ये वक्र भाग हो जाएगा, क्योंकि वृत्त को छोड़ दिया, और एक वृत्त के साथ हो जाएगा। तो पहले वक्र भाग की बात करें तो 2 तो वृत्त हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई। फिर 2 सीधी कोरों को गुणा करना है, तो 2 सीधी कोरों को गुणा करना है तो R इंटू क्या हो जाएगा, H। ये हो गया वक्र, R इंटू H, 2 पाई R H, 2 पाई R H। यदि हम संपूर्ण की बात करें तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण में इसमें हम दो वृत्त जोड़ देंगे। ये हो जाएगा एक नीचे का वृत्त, एक ऊपर का वृत्त। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो जाएगा संपूर्ण। इसी प्रकार हम शंकु का निकाल देंगे, तो शंकु का क्या हो जाएगा, पाई, शंकु के भी दो बनेंगे क्योंकि शंकु में भी वृत्त है। एक होगा पाई आर सीधी कोर है और एक तिर्यक भाग जो हमें दिखाई देता है एल, तो पाई आर एल, और वृत्त साथ में जोड़ देंगे, इसमें वृत्त ऐड कर देंगे तो ये शंकु का हो जाएगा प्लस वृत्त पाई आर, क्योंकि एक ही वृत्त है तो इसका मतलब शंकु का कर देंगे हम। तो इस प्रकार से हमें सूत्र रटने नहीं है हमने। और अब हम इससे संबंधित जो पिछली बार पेपर में सवाल आ चुका है, पिछले पेपर में घन घनाभ बेलन के बारे में जो भी सवाल आया है, बेलन का आया है, शंकु का है, वो हम करते हैं। आइए हम सवाल करते हैं। जैसे ही एक सवाल तो आया है 91 नंबर, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमने। तो जैसे ये सवाल है, इसमें दो घन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 27:64 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ से समझ ले पहले क्या दिया हुआ है, आयतन। तो क्या चीज़ है ये, घन है, दो घन, पिछली बार ये पेपर में आ चुका है, घन है, दो घन है, दोनों घन के आयतन का अनुपात दिया है। तो अनुपात का मतलब होता है बटा। तो घन का आयतन आपको पता है, घन में 3 सीधी कोर हैं और तीनों कोर सेम होती है घन में, तो इसका मतलब ए की क्यूब हो गया, ए इंटू ए की क्यूब, तो इसका हो गया ए की क्यूब बटा, अनुपात का मतलब बटा, फिर ए की क्यूब। सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि अनुपात अलग है, तो ए पहली भुजा को A1 मान लेते हैं, दूसरी को A2। तो आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 27/64 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखें आप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 की होल क्यूब, इस प्रकार से, बराबर 27/64। अब इसको घनमूल लेंगे तो घनमूल, जैसे ही हम किसी संख्या का घनमूल लेते हैं तो A1/A2 बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से 27 के ऊपर आ जाएगा घन का निशान। तो अब हम इसका घनमूल लेते हैं, तो 27 के गुणनखंड आपको पता है 9, ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3 बटा में 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अपने पास आ जाएगा A1 का मान बटा A2, A1 का मान 3 आ जाएगा और A2 का मान 4। मतलब पहले घन की भुजा 3 आ गई और दूसरे घन की भुजा क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है घन का वक्र मतलब 4 दीवार, 4 पृष्ठों, सभी पृष्ठों की बात हो रही है यहाँ पे, सभी पृष्ठों का निकालना, उन्होंने पृष्ठों का बोला है, मतलब सभी पृष्ठों का निकालना है। तो आपको पता है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6A1 की स्क्वायर बटा में फिर 6A2 की स्क्वायर। तो आप देखेंगे बटा मतलब अनुपात, तो अनुपात आएगा इसका 6 से 6 चला ही जाएगा। A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो क्या आ जाएगा 9:16। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 9:। जैसे ये दूसरा सवाल 92 नंबर पर आ चुका है बोर्ड पे, आपके पेपर में, पिछले पेपर में। इसमें एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका आयतन दिया हुआ है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने, पाई का मान दे रखा है उन्होंने। तो ये सवाल पिछले पेपर में आया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जैसे कि आपको बताया है, सभी सीधी कोरों का, 2 सीधी कोरों का गुणा करना है वक्र के लिए। तो पाई 2 वृत्त हो गए, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया हमारे पास, 2 वृत्त हो गए तो 2 पाई हो गया, और 2 सीधी कोर R और H हो गया। वक्र पृष्ठ बराबर 264 है। और आयतन का आपको बताया, आयतन का सूत्र भी रटना नहीं है, सभी सीधी कोरों का गुणा करना है। वृत्ताकार भाग लगे हुए हैं आकृति के, तो इसका मतलब एक तो पाई आ जाएगा, इनटू सभी सीधी कोर लेनी है। तो यहाँ तो 2 ही सीधी कोर लेनी थी, एक R ले लिया, एक H ले लिया। यहाँ सभी सीधी कोर लेनी है, मतलब एक तो R आ गया, फिर R आ गया, तो R इंटू R, R की क्या हो जाएगी स्क्वायर, और एक सीधी कोर क्या है H है। तो इसका मतलब आयतन का सूत्र हो गया पाई R स्क्वायर H बराबर 1848। तो अब अपने देखते हैं कि इसमें से हमने, यहाँ हमारे पास पाई R H है, यदि हम इसको
2 को इधर ले जाएं तो आर एच बराबर पाई आर एच बराबर 264/2 है। तो मतलब पाई आर एच बराबर आ जाएगा 1 और 3 और 2, 132 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, 132। अब इसको भी हम हल करें क्योंकि हमारे पास पाई आर एच का मान आ गया, तो हमने यहाँ पाई आर एच रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा सवाल। तो हमने क्या किया, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर एच इंटू आर, क्योंकि आर 2 बार है इसलिए हमने स्क्वायर लगाया, तो हमने भी आर 2 बार लगाया है, स्क्वायर हटा दी हमने, आर 2 बार लिख दिया, बराबर 1848। अब हम देखते हैं कि यहाँ देखो पाई आर एच, तो पाई आर एच यहाँ भी देखो, तो इसका मान यहाँ रख देंगे, मतलब इसको लिख देंगे समीकरण 1 से 1 का मान रख दिया हमने। तो पाई आर एच की जगह पे क्या आ जाएगा, 132 इंटू आर बराबर 1848। अब इसको उधर ले जाएंगे, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 1848 बटा में हमारे पास क्या आ गया, 132। तो इस प्रकार हम इसका भाग कर देंगे। तो आपको पता है भाग करने पर हमारे पास 132 का भाग 1848 में करेंगे तो आर कितना आ जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा। लेकिन सवाल में उन्होंने बोला है कि ऊंचाई निकालनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास तो आर आया है हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि ऊंचाई किसमें, यहाँ दे रखी है ऊंचाई, तो आर का मान रख देते हैं, आर का मान रखते ही हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। तो आर का मान रखेंगे तो पाई का मान उन्होंने 22/7 दी है, आर का मान कितना है 14 इंटू एच हमने ज्ञात करना है बराबर 132। तो इस प्रकार सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं 7 दूनी 14, तो एच बराबर 132। ये दोनों इंटू में है तो यहाँ भाग में चले गए, 22 इंटू 2। अब हम 22 छिक्का कितने होते हैं, 132 होते हैं। तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो h का मान कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। तो इस प्रकार से बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो हमने इसमें ज़्यादा गुना भाग कुछ नहीं किया है, सिर्फ सूत्र का तरीका होना चाहिए, हमें सूत्र भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताया है। तो सीधा हमने सूत्र को ट्रिक से सीधा लिख दिया, याद नहीं, रट्टा नहीं मारा और समीकरण बना लिया। इसको भी हम यदि यहाँ पाई का मान रखते, फिर इसको हल करते और यहाँ भी पाई का मान रखते, हल करते, तो बड़ा हो जाता सवाल। यही सवाल 2 पेज का हो जाता। तो हमने क्या किया, यहीं छोड़ दिया इसको और यहाँ इसको अलग कर दिया आर को। तो यहाँ सीधा मान रख के हमारे पास सीधा ही आर निकल गया। यदि आर पूछा होता तो सीधा ही आर निकल गया। अब एक ही तो भाग किया है हमने, सिर्फ एक ही भाग किया है हमने, उसके बाद हमने सीधा मान रख दिया इसमें, तो हमारे पास एच का मान 3 मीटर आ गया। तो ये सवाल पिछले पेपरों में आ चुके हैं, तो आपने सहयोग बनाए रखना है, वीडियो को पूरा देखा करें। और हम आगे, इसका ये ए पार्ट था, अब आगे कई पार्टों में इससे संबंधित सवाल करेंगे हम। आयतन और एरिया से संबंधी हमने बहुत सारे सवाल करने हैं, तो कई वीडियो इसकी हम बनाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।